कार्यशाला के समापन सत्र में के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर सुषमा शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मनीष वर्मा जी, जो कि आप यहाँ सोशल साइंस के डीन हैं, और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बुद्धिसागर गुप्ता जी, डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, तथा इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे शोधार्थी बंधुवर्ग। हम सब जानते हैं कि ये कार्यशाला लगातार आगे बढ़ी और वो सब आपके साधना से बढ़ी। आप सबने पूरे संयम के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे प्रतिबद्धता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया। मुझे विश्वास है कि शोध की जो परंपरा हम सबने शुरू किया था, यज्ञ जो शुरू किया था, वो आज बोध के स्तर तक पहुंच गई है। और जिस विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किए गए हैं वो बोध तक रुकता नहीं है, वो संबोधि तक जाता है। जो बुद्ध की परंपरा है वो बोध की परंपरा नहीं, वो संबोधि की परंपरा है। तो इसलिए ये परंपरा, इसका समारोप नहीं है, इसका समापन नहीं है, इसका पुनः अन्वेषण का आह्वान है। इसलिए आप इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सबसे ज्यादा तो आप ही का अभिनंदन करता हूँ, आप प्रतिभागियों का, जिन्होंने इस कार्यशाला को सफल बनाने में पूरे तन्मयता के साथ प्रतिभाग किया। मैं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर सुषमा शर्मा जी का, प्रोफेसर मनीष वर्मा साहब का, प्रोफेसर मनीष वर्मा जी ने के ही सौजन्य से ये हमको सभागार मिला है, इसलिए आपका तो बहुत बहुत अभिनंदन। और आप जानते ही हैं कि वो गुप्ता जी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बुलाने का था कि फिर अगला कोई कार्यक्रम तो इस दृष्टि से जो है मैं आप दोनों का यहाँ इस सभागार में स्वागत करता हूँ, अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से तथा सभी प्रतिभागियों की तरफ से, क्योंकि मैडम तो काफ़ी दूर से, कुरुक्षेत्र से आई है और आपका हमारे केंद्र में भी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक न होने के बावजूद भी हम सबका मार्गदर्शन प्रदान किया। और अभी आप शायद विश्राम कर रही थी, हमने कहा कि अरे मैडम जब है तो फिर दूसरे को क्यों, तो आप आग्रह करिए ना, आप जाइए, आग्रह करके ले आइए, तो तत्काल आप तैयार होकर के आ गए। तो इसलिए आपका बहुत बहुत मैडम, मैं अपनी तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से, विभाग की तरफ से वो प्रोफेसर मनीष जी तो हमारे नितांत ही अपने हैं, फिर भी आपका मतलब अहेतुक सहयोग हमेशा रहता है, अनकंडीशनल सपोर्ट। इसलिए ये सपोर्ट आगे भी बना रहे, इसके लिए भी अभिनंदन और स्वागत। और गुप्ता जी ने बहुत ही तन्मयता से इसकी मतलब कार्यशाला के डिजाइन से लेकर के आज समापन तक लगातार जितना परिश्रम किया, मैं तो देख करके बार बार कहता था कि देखिए कितनी तन्मयता से, कितनी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए। निश्चित रूप से मतलब ये केवल 10 दिन का कार्य नहीं था, उसके पहले से लगातार इस पे काम कर रहे थे। और इसीलिए मैं कहता बार बार इस तरह का आयोजन एक साधना होता है, जिसमें अब बहुत कुछ त्याग की जरूरत पड़ती है। और मैं लगातार इनके कामों को देख रहा था तो लगता था कि वो मतलब वो त्याग की परंपरा को बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सुभाष जी भी लगातार इस को सपोर्ट कर रहे थे, लगातार इसका मतलब वो टॉपिक के सिलेक्शन से लेकर के आज समापन तक। और क्या है, आज आप सबको भी सूचना है, आज अभी हमारे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम चल रहा है, उसके उद्घाटन में वीसी साहब का उद्बोधन चल रहा है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को वहाँ छोड़ करके और यहाँ लगना और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपके बीच रहना, समय देना, मैं सुभाष जी का भी
अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आप आए, यहाँ 10 दिन रहे, मुझे लगता है कि आपको असुविधाएं भी हुई होंगी। जब अपना परिवार छोड़ता है, घर छोड़ता है, स्थान छोड़ता है, तो असुविधा थोड़ी होती है। लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था अलेक्जेंडर वाकर। तो अलेक्जेंडर वाकर 4 साल तक यहाँ एजुकेशन का डायरेक्टर था। तो जब वापस ब्रिटेन में गया, तो ब्रिटेन के पत्रकारों ने पूछा कि भारत में सबसे खास बात आपने क्या देखा? तो उसने कहा कि सबसे खास बात देखा कि दुनिया के किसी भी समाज में ज्ञान प्राप्त करने की इतनी उत्कट अभिलाषा जहां पर जितनी भारतीयों में, भारत के युवाओं में, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। ये भारत की समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत के युवाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने जाति के गौरव का त्याग कर सकता है, कुल के गौरव का त्याग कर सकता है, स्थान के आकर्षण का त्याग कर सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के आकर्षण का त्याग नहीं करता है। ये भारतीय युवा की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आपको भी अलेक्जेंडर वाकर ने जिस युवा की कल्पना भारतीय की थी, उसी युवा परंपरा में आपको देखते हुए आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं और भारत के निर्माण में आपकी भूमिका का आह्वान भी करता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के व्यक्तित्व के अलग अलग पक्षों को हम सब जानते हैं। वो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, लेकिन उनके कार्यों का एक बड़ा फलक, एक बड़ा आयाम एक रिसर्चर के रूप में दिखता है, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में। और ज्ञान के प्रति कितना गहन अनुराग उनका था आप सब जानते होंगे। इसमें मुंबई से है क्या कोई? तो जब आप पहला महाविद्यालय स्थापित किए तो उसका क्या नाम रखा? उसका नाम रखा मिलिंद महाविद्यालय। और उस महाविद्यालय के उद्घाटन सत्र में बाबा साहब जब भाषण दे रहे थे, तो जैसे भाषण देकर के नीचे उतरे तो पत्रकारों ने पूछा कि आप ये क्या, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, आपने क्या कर दिया? आप बौद्ध धर्म के अनुयायी, और जी मिलिंद ने, आप सब जानते होंगे मिलिंद और नागसेन का संवाद। तो मिलिंद जो है बहुत राजा था, मिलिंडर जिसको कहते हैं, ग्रीक राजा था, और नागसेन बहुत विशु था। नागसेन ने मिलिंद को पराजित किया था, और लेकिन बाबा साहब ने नागसेन के नाम पे न रख करके महाविद्यालय का नाम मिलिंद के नाम पे रखा। तो कहा कि वो तो पूरी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में नागसेन थे, लेकिन आपने महाविद्यालय का नाम मिलिंद क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि इसलिए रखा कि तर्क की परंपरा, चिंतन की परंपरा जीवित रहती है, उसके लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और जीतने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण में पराजित होने वाले, क्योंकि जिसने जो जीता, नागसेन इसीलिए जीता कि मिलिंडर ने संवाद किया और उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इसलिए ये जो ज्ञान की परंपरा है, जो चिंतन की परंपरा है, और आज इसकी चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि उस एक दूसरी परंपरा के चिंतन, भारत की चिंतन परंपरा के वाहक शंकराचार्य, वो शंकराचार्य का जन्म दिवस भी है। इसलिए शंकराचार्य ने भी तत्व चिंतन की परंपरा को जिस प्रकार से विस्तारित किया और ज्ञान के शोध की जो पद्धति, जो भारतीय पद्धति विकसित किया, उस पद्धति से भारत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो इसलिए जिन महापुरुषों, जिनके नाम से हम विश्वविद्यालय स्थापित है, और जिनकी प्रेरणा से स्थापित है, और जिनके जन्म जयंती के इस अवसर पर हम इसका समारोह कर रहे हैं, ये तीनों तत्व चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, वो आह्वान करते हैं। इसलिए इन तीनों व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए भारत, वो कोठारी कमीशन का मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, तो कोठारी कमीशन के जो प्रतिवेदन की पहली लाइन थी कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। तो कक्षाओं का निर्माण, देखिए अभी अलग अलग, प्रोफेसर वर्मा साहब इस बात को ठीक से समझते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा
और शिक्षार्थी को आगे बढ़ना चाहिए। एक समय था जब ये माना जाता था कि जब कृषि की परंपरा थी तो माना जाता है जिसके पास जितनी ज्यादा खेती होगी वो ज्यादा समृद्ध होगी। उसके बाद जब औद्योगिकरण की परंपरा प्रारंभ हुई तो ये माना गया कि जिसके पास खनिज संसाधन जितने होंगे वो ज्यादा समृद्ध होगा, इसीलिए संसाधनों पे कब्जा करने की होड़ मची। उसके बाद और उसके पहले कृषि की परंपरा प्रारंभ होने से गोपालन की परंपरा थी तो समृद्धि का एकमात्र जो पैरामीटर था वो गाय था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय थी वो ज्यादा समृद्ध माना जाता था, उसका पैरामीटर था आर्थिक विकास का। तो कृषि हुआ तो खेती, फिर औद्योगिकरण हुआ तो खनिज पदार्थ, मतलब औद्योगिकरण के मतलब और उत्तर औद्योगिकरण की जब स्थिति में हम पहुंचे तो उसमें ये माना गया कि जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी वो ज्यादा समृद्ध होगा। अभी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में जिसके पास, अभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्यादा समृद्ध होगा। इसलिए और ज्ञान आप सब जानते हैं कि उस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। तो ट्रांसमिशन और प्रिजर्वेशन ये दोनों तो काम हो रहा है, लेकिन आगे जो 21वीं सदी है या आगे आने वाली जो सदी है वो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज की मांग करती है और दुनिया में वही देश आगे बढ़ेगा जो अन्वेषण की नई नई विधाओं से जुड़ेगा। और भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की युवा आबादी है। देखिए कैसे समय जैसे जैसे बदलता है अवधारणाएं कैसे बदलती है। एक समय था जब भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में भारत की जनसंख्या को देखा जा रहा था। आज दुनिया भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की आबादी को देख रही है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, उसका रूपांतरण कैसे किया जाए, उसका कैसे कंस्ट्रक्टिव नियोजन किया जाए, रचनात्मक नियोजन उसका कैसे किया जाए, वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अनुसंधान के माध्यम से, और केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नहीं, सामाजिक अनुसंधान के जो अलग अलग अनुशासन है उन अनुशासनों में अनुसंधान के माध्यम से, क्योंकि विज्ञान के अनुसंधान आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिस संबोधि की चर्चा, जिस करुणा की चर्चा भगवान बुद्ध कर रहे थे, वो जब तक ज्ञान के साथ संवेदना नहीं मिलेगी तब तक मनुष्य निर्माण की कल्पना साकार नहीं। इसलिए आप सबको ध्यान होगा जो एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, 92 में जब 96 में एजुकेशन पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की आई और 92 में जब आई तो उसका टाइटल रखा था टुवर्ड्स एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक मानवीय समाज का निर्माण कैसे किया जाए। तो वैज्ञानिक आविष्कारों के बीच मानवीय संवेदनाएं बची रहे, मनुष्यता बची रहे, इंफॉर्मेशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया बनी रहे, इसके लिए सामाजिक अनुसंधानों की भी उतनी आवश्यकता है जितनी की वैज्ञानिक अनुसंधानों की। इसलिए आप सब सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक अच्छे अध्येता के रूप में भारत की जो मूल पहचान है उस पहचान को भारत में नहीं विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए अपने ज्ञान का और जिन पद्धतियों को सीखा है उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए एक बार भारत को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में, एक समर्थ भारत के रूप में, एक अतुल्य भारत के रूप में खड़ा करने में आप अपने अनुसंधान का उपयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका पुनः हृदय से अभिनंदन और वंदन भी करता हूं। धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किया।